स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का अर्थ है एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क। इस लेसन में हम महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मन शहर उल्म में 14 मार्च 1879 को हुआ था और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह एक दिन महान व्यक्ति बनेंगे। इसके विपरीत उनकी मां ने सोचा था कि वह एक असामान्य बालक होगा क्योंकि उनका सिर बहुत बड़ा था। कहानी के पैराग्राफ नंबर 1 में हमने अध्ययन किया है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मन शहर उल्म में हुआ था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। 2.5 साल बाद भी आइंस्टीन बोलना नहीं सीखे थे। जब अंततः वे बोलना सीखे तो वह हर चीज़ को दोबारा बोलते थे। आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए और उसके सभी साथी खिलाड़ी उसे बोर करने वाला भाई कहकर पुकारते थे। तो वह बालक अपने आप से ही खेलते थे। वह खासकर यांत्रिक खिलौनों से ही खेलते थे। अपनी नवजात बहन को देखकर उन्होंने कहा, बढ़िया, पर उसके पहिए कहाँ हैं? आटो न्यूबाउर ने, जो कि एक प्राचीन गणित के इतिहासज्ञ थे, एक कहानी बालक आइंस्टाइन के बारे में कही जो आइंस्टीन के लीजेंड के गुणों से बताते हैं और यह बिल्कुल प्रामाणिक है। चूंकि ये बहुत समय तक बोले नहीं थे, उनके माता पिता चिंतित थे। आखिरकार एक रात शाम के नाश्ते के समय उनकी वाणी फूटी। वह बोले, सूप बहुत ही गर्म है। उनके माता पिता ने राहत महसूस की क्योंकि अभी तक वे एक शब्द भी नहीं बोले थे। उनके माता पिता ने कहा, अभी तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोले? आइंस्टाइन ने कहा, क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था। कहानी के पैराग्राफ नंबर 2 में सबसे प्रमुख बात हम यह देखते हैं कि आइंस्टीन के साथी उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे, अर्थात बोर करने वाला भाई। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। एक प्रधान अध्यापक ने एक बार आइंस्टीन के पिता को कहा कि आइंस्टीन कौन सा व्यवसाय चुनता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की अवस्था में माता के कहने पर वायलिन बजाना शुरू किया और बाद में वे एक होनहार वायोलिनिस्ट प्रेमी बने और अपने पूर्ण जीवन काल में इस कला को बनाए रखा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। किंतु आइंस्टीन खराब छात्र नहीं थे। वे म्यूनिख के हाई स्कूल में भर्ती हुए जहां आइंस्टीन का परिवार तब बसा था जब वे 15 महीने के थे और उन्होंने प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन विद्यालय के नियंत्रण से घृणा करते थे और प्रायः अपने शिक्षकों से संघर्षरत रहते थे। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने आप में इतनी घुटन महसूस की कि उन्होंने हमेशा के लिए विद्यालय छोड़ दिया। कहानी के पैराग्राफ नंबर 4 में हमने प्रमुख बात यह जानी कि आइंस्टीन ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में विद्यालय को छोड़ दिया था।
कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। इसके पहले वर्ष में अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए व अपने पुत्र को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। लंबे वाद विवाद के बाद आइंस्टीन की इच्छा पूर्ण हुई कि वे जर्मन भाषित स्विट्जरलैंड के एक नगर में एक स्कूल में, जो म्यूनिख के बजाय ज़्यादा उदार था, में शिक्षा जारी रखी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। आइंस्टीन गणित में उच्च प्रतिभाशाली व भौतिक शास्त्र में रुचि रखने वाले थे और विद्यालयीन शिक्षा पूरी कर उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया। किंतु विज्ञान ही एकमात्र चीज नहीं थी जो हाथी दांतों की तरह मूछें रखने वाले साहसी युवक को अपील करती हो। कहानी के पैराग्राफ नंबर 6 में हमने जाना कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी विश्वविद्यालयीन शिक्षा ज्यूरिख नगर में प्राप्त की। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। आइंस्टीन ने अपनी एक साथी मिलेवा मेरिक में खासी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने उसमें एक चतुर इंसान पाया। वह सर्बिया की रहने वाली थी। ज्यूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था जहां महिलाएं डिग्री ले सकती थी, इसलिए उसे स्विट्जरलैंड आना पड़ा। आइंस्टीन ने उसे फिलिस्तीनियों के विरुद्ध एक मित्र के रूप में देखा, जो अपने पारिवारिक व यूनिवर्सिटी के रूप में उनसे निरंतर कटु संबंधों में थे। जोड़ा प्यार में पड़ा जिसने विज्ञान को कोमलता से मिश्रित किया था। आइंस्टीन ने लिखा, मैं कितना प्रसन्न हूँ, गर्वित होऊंगा जब हम दोनों रिलेटिविटी पर हमारे कार्य को एक विजयी निष्कर्ष पर लाएंगे। पैराग्राफ नंबर 7 में हमें पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टीन की गर्लफ्रेंड का नाम था मिलेवा मेरिक और वह सर्बिया की रहने वाली थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। सन 1900 की बात है। 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और बेरोजगार थे। उन्होंने एक सहायक शिक्षक का कार्य किया और प्राइवेट पाठ पढ़ाए और अंततः 1902 में बर्न के पेटेंट ऑफिस में तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त हुए। जबकि आइंस्टीन को दूसरे व्यक्तियों की खोज में सहायता करना था, वे गुपचुप अपने विचारों को उन्नत करने के काम में लगे रहे। ऐसा माना जाता है कि मजाक में वे अपने डेस्क के ड्रॉवर को भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों का ब्यूरो कहते थे। कहानी के पैराग्राफ नंबर 8 में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि आइंस्टीन अपने डेस्क के ड्रॉवर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। एक बार फिर समझ लीजिए, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों का ब्यूरो कहते थे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। 1905 के प्रसिद्ध पेपर में से एक आइंस्टीन का रिलेटिविटी का विशेष सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय व दूरी पूर्ण नहीं है। वास्तव में दो पूर्णतः सही घड़ियां वही समय बताना जारी नहीं रखेंगी यदि वे पुनः वापस आ जाएं, जबकि एक घड़ी की यात्रा दूसरी के मुताबिक काफी तेज चली हो। इससे विश्व का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकला, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध को दर्शाता है। E बराबर mc²। इस अंकगणितीय समीकरण में E का मतलब है ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान और c बराबर
वैक्यूम में प्रकाश की गति है। जब तुम किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बिताओ तो वे 2 मिनट लगते हैं। जब तुम किसी गर्म स्टोव पर 2 मिनट बैठो तो वे 2 घंटे लगते हैं। यही रिलेटिविटी है। अल्बर्ट आइंस्टीन। कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। जब आइंस्टीन भौतिक शास्त्र की अत्यंत कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, उनका व्यक्तिगत जीवन उलझनों में था। अल्बर्ट मिलेवा से अपना अध्ययन समाप्त करने के ठीक बाद विवाह करना चाहते थे, किंतु उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। उन्होंने सोचा कि मिलेवा, जो उनके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी, उनके लिए वे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वे मिलेवा की बुद्धि से भी उनके लिए चिंतित थी। वह तुम्हारे लिए एक किताब के समान है, उनकी माँ ने कहा। आइंस्टीन ने विवाह स्थगित कर दिया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 11। अंततः जोड़े ने जनवरी 1903 में विवाह कर लिया और उनके 2 पुत्र हुए, किंतु कुछ वर्षों के पश्चात उनका विवाह बंधन कमजोर हो गया। इस बीच मिलेवा अपनी बुद्धि की महत्वाकांक्षा को खोती जा रही थी और एक असंतुष्ट गृहिणी होती जा रही थी। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद जोड़े ने 1919 में विवाह विच्छेद कर लिया। आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 12। आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय उनके विश्व प्रसिद्धि के साथ समसामयिक था। 1915 में उन्होंने अपने सापेक्ष का सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या पेश की। 1919 में सूर्य ग्रहण ने इस बात का प्रमाण दिया कि वे बिल्कुल सही थे। आइंस्टीन ने अग्रिम रूप से इस बात की सही गणना कर ली थी कि प्रकाश जो स्थिर तारों से किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से होकर एक तरफ हो जाता है। समाचार पत्रों ने उनके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति घोषित किया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 13। आइंस्टीन ने 1921 के भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन पर पूरे संसार ने आमंत्रण की बौछार कर दी। समाचार जगत ने भी उनकी भरपूर प्रशंसा की। कहानी का पैराग्राफ नंबर 14। जब 1933 में जर्मनी में नाजी पावर में आए तो आइंस्टीन अमेरिका अप्रवासी होकर आ गए। 5 साल बाद जब बर्लिन में आणविक विस्फोट हुआ तो अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों में तूफान आ गया। कई फांसीवाद के कारण जर्मनी छोड़कर गए। जैसे आइंस्टीन आए थे और वे अब भयभीत हो गए थे कि नाजी आणविक बम बना सकते थे और उसका उपयोग कर सकते थे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 15। एक साथी के आग्रह करने पर आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 2 अगस्त सन 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक छोटा सा बम एक पूरे बंदरगाह को पूरी तरह और उसके आसपास के थोड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। उनके शब्दों का प्रभाव असफल नहीं हुआ। अमरीकियों ने खुद अणुबम की एक गुप्त योजना बनाई और उसे जापान के हिरोशिमा व नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में विस्फोट किया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 16।
आइंस्टीन विनाश के फैलाव से कांप उठे। एक बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने एक विश्व सरकार बनाना प्रस्तावित किया और रूजवेल्ट को लिखे पत्र की तरह उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। किंतु अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति के क्षेत्र में उतरे, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपनी लोकप्रियता का उपयोग करते हुए शांति व प्रजातंत्र के लिए अभियान चलाया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 17। जब आइंस्टीन 1955 में 76 वर्ष की उम्र में स्वर्गवासी हुए तो उन्हें एक दूरदृष्टा और विश्व नागरिक का सम्मान मिला और इसी तरह उन्हें एक महान वैज्ञानिक प्रतिभा का सम्मान मिला। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।